नमस्कार साथियों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज की हमने क्लास में सभ्यता स्थल जो चल रहे हैं हमारे, पिछली 5 क्लासें इसकी चल रही हैं। आज इसको हमने फिनिश कर दिया है। इसके अंदर जो भी छोट मोट बच गया था वो सब कुछ, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के जो 700 ईस्वी, जहाँ अब हमें शुरू करना है राजस्थान के राजपूत राजवंश, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, वहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं। तो इसको संक्रमण काल को हमने समझा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से स्थानों का उल्लेख महाकाव्यों के अंदर हुआ है, महाकाव्य और दूसरे ग्रंथों के अंदर। और इसके अलावा कुछ जो छोटी मोटी कुछ साइट्स रह गई थी जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, उसको भी हमने देखा। तो चलो, इसी के ऊपर जो अब हमारी एमसीक्यू की क्लास है उसको शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। चलिए, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? किसके? वैदिक सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं भाई साहब? अनूपगढ़ से प्राप्त हुए हैं क्या? तरखीन वाला डेरा से प्राप्त हुए हैं क्या? या चक 64 से प्राप्त हुए हैं? या फिर तीनों से ही प्राप्त हुए हैं? क्लास में मैंने बताया था आपको, इसके अंदर लिखा हुआ भी था पूरा, जब अपन वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो प्रमुखतः वैद हैं, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता ही कहा जाता है। हड़प्पा काल, या फिर ऐसे कहें कि जो सिविलाइजेशन साइट्स हमें मिली हैं का टाइम पूरा होने के बाद में फिर ये टेन्योर शुरू हो जाता है वैदिक काल का। फिर मैंने इसको आपको बताया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है ना। 1700 ईस्वी के बाद में, 1700 ईस्वी तक आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो जाता है। उसके बाद में वैदिक सभ्यता शुरू होती है। तो उससे संबंधित हमारे पास में राजस्थान के ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पर कि हमें वैदिक सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं? तो तीनों ही ऐसी जगह हैं, अनूपगढ़ है, तरखान वाला डेरा, चक 64, जहाँ पे हमें वैदिक सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़े। निम्न में से किस आर्यजन, निम्न में से किसे आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति, ये देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा स्पेस आ गया है, इसको आप वैसे ले लीजिएगा। निम्न में से किस में, है ना, एक साथ है ये। निम्न में से किस में आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है? थोड़ा सा इसकी फॉर्मेशन उल्टी सीधी हो गई। प्रश्न ऐसा होना चाहिए ये, निम्न में से किस ग्रंथ में आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है? निम्न में से किस ग्रंथ में? फॉर्मेशन कभी कभी उल्टा हो जाता है, टाइपिंग में थोड़ी एरर आ जाती है। कोई बात नहीं, समझ तो गए होंगे आप। निम्न में से किस ग्रंथ में आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है? किसका? मत्स्य जाति का। मत्स्य जाति मत्स्य जनपद से संबंधित है, इसलिए ही हमने इस प्रश्न को रखा है। और इसलिए ही हमने आपको जो नोट्स हैं अपने, जो क्लास अपन ने ली थी उसमें भी इसका जो मेंशन किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि हमारे राजस्थान से संबंधित है। आपके एग्जाम के लिए हल्का फुल्का तो इम्पोर्टेंट बनता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, जनरल एस्पेक्ट समझ लीजिए, किस ग्रंथ के अंदर मत्स्य जाति का उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है क्या सर्वप्रथम? सबसे पहले किसमें हुआ है ये बताना है आपको। शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, अंगुत्तर निकाय में हुआ है, या रामायण में हुआ है? जब मैं क्लास ले रहा था तब आपको बताया था मैंने कि शतपथ ग्रंथ या शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद, है ना, वहाँ इसका उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय के अंदर जो 16 वहाँ जनपद दिए गए हैं उसके अंदर भी मत्स्य जनपद का उल्लेख दिया गया है। रामायण के अंदर मरु प्रदेश से संबंधित उल्लेख आता है जहाँ पे भगवान श्री राम जो हैं वो अमोघ अस्त्र का प्रयोग करते हैं समुद्र को सुखाने के लिए। फिर समुद्र जो है, समुद्र देवता, जल देवता, उनसे क्षमा मांगते हैं। देन फिर उसको बाद में उसको पश्चिम के अंदर छोड़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो जो तीर है वो कमान से
निकल चुका था। कहा जाता है कि मुंह से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं जाते, तो उसको वापस नहीं रखा जा रहा था क्योंकि वो दिव्य अस्त्र था एक तरीके से। तो उसको फिर पश्चिम के अंदर, यानी कि वर्तमान जो अपना मरु प्रदेश है, वहाँ पे ये जो कि पहले अरब सागर का पार्ट हुआ करता था ये, है ना, वहाँ पे दागने के लिए कहा गया, वहाँ पे छोड़ने के लिए कहा गया। फिर श्री राम जी ने वो बाण इस साइड में छोड़ दिया और ये पूरा जो प्रदेश है वो सूख गया। ये इस तरह का विवरण जो है वो रामायण के अंदर आता है। तो आता तो इसमें भी है। प्रश्न ये है कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या, सबसे पुराना कौन सा इनमें? ऋग्वेद। सबसे पुराना जो हमारे वो वैदिक साहित्य में जो सबसे पुराना प्राप्त होता है, या कोई साहित्य में जो सबसे प्राप्त हुआ है दुनिया में भी, इवन रिटर्न फॉर्म के अंदर बहुत प्योर तरीके से साइंटिफिक किसी लैंग्वेज के अंदर कोई ग्रंथ लिखा हुआ है तो वो ऋग्वेद ही है ना। तो यहीं पे मत्स्य जाति का उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद के अंदर। तो सही आंसर होगा ए। बहुत बढ़िया, शाबाश। निम्न में से किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जांगल देश, जो कौन है, बीकानेर, कौरव पांडव राज्य के अधीन था? किस ग्रंथ से पता लगता है हमें? जांगल देश, बीकानेर, कौरव पांडव, यानी कि जो पांडवों से पहले कौरवों का राज्य और युद्ध होने के बाद में, महाभारत युद्ध होने के बाद में पांडवों, कुरु प्रदेश एक तरीके से कह सकते हो, उसके अधीन था, कुरु साम्राज्य के अधीन। किस ग्रंथ से पता लगता है? तो वैसे आईक्यू लगा सकते हो कि कौरव पांडव और ये जो है ये सारा विवरण जो है वो महाभारत की कथा से संबंधित है। तो एनिमिलेशन कर सकते हो आप। ऋग्वेद भी नहीं, शतपथ ब्राह्मण भी नहीं, रामायण भी नहीं, ये होगा महाभारत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बस इसलिए है क्योंकि भाई जांगल देश किसका नाम है निम्न में से? बीकानेर, ये तो सबको ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होता है, लेकिन इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है ये एक प्रश्न बनाया है थोड़ा सा फ्रेश तरीके से। कैसे भी पकड़ लो, कान चाहे ऐसे पकड़ लो वैसे पकड़ लो, लेकिन सीधे तरीके से कान पकड़ा जाए तो समझ में ठीक से आ जाता है, घुमा के पकड़ा जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महाभारत के अंदर इसका उल्लेख मिलता है हमें, तो सही आंसर होगा इसका सी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मत्स्य जनपद की किस जनपद से सीमा विवाद होने के कारण अक्सर युद्ध होता रहता था? ऐसे विवरण हमें मिले हैं मत्स्य जनपद के बारे में। हमने कहा, आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया, मूत्र निकाय में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और भी बहुत सारे विवरण मिलते हैं। तो उसमें पता लगता है कि जनपदों के बीच में युद्ध होते रहते थे, और फाइनली जो है क्लास में मैंने बताया था मगध साम्राज्य जो है वो जीत गया था। आज का जो बिहार का जो एरिया है वो मगध से रिलेट करता हुआ है। सारे के सारे जनपद इससे हार चुके थे और इसने अपना साम्राज्य सारे जनपदों को मिला करके बड़ा बना लिया था। तो ये बात उस समय की है जब क्या है कि कई जनपद, सब जनपदों की आपस में कुछ ना कुछ तरीके से लड़ाई होती रहती थी, किसी के वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते थे, कुछ क्या कर लेते थे। ये अलग पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो वहाँ भी जरा मैंने डिस्कस नहीं किया, बस समझाने के लिए आपको बताया था। तो वैसे ही लेकिन मत्स्य जनपद है, हमने मेंशन किया था। इस तरह का सवाल बामुश्किल ही बने, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, हमने एक तरीके से रिवाइज हो रहा है ये, है ना, रिवाइज भी हो रहा है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी निकले जा रहे हैं आपके। तो उस समय के आसपास कौन कौन से, एक तो जनपद कौन से मौजूद थे ये भी पता होना चाहिए। जनपद तो सारे ही मौजूद थे, कुरु भी था, चेदी भी था, शिवी भी था, अंग भी था। अंग क्या राजस्थान के अंदर पड़ता है? कुछ बिल्कुल नहीं पड़ता, है ना। कुरु ये भी नहीं पड़ता। चेदी और शिवी, चेदी थोड़ा वर्तमान अलवर के आसपास का जो एरिया है वो चेदी के आसपास का एरिया, शिवी जो है वो चित्तौड़ के आसपास का एरिया शिवी जनपद था। तो मत्स्य जनपद आप जानते हैं उस समय पे, आज का जयपुर, है ना, उस समय की बात चल रही है। आज का जयपुर, अलवर, भरतपुर और करौली, इसके आसपास के एरिया मत्स्य जनपद के अंतर्गत आया करता था। और अब देखिए अलवर के आसपास का लगता जो एरिया है वो चेदी है, तो सबसे नजदीकी कौन सा हुआ? चेदी।
तो जो सबसे नजदीकी होगा उसी से सीमा विवाद होगा। प्रश्न में देखो साफ साफ लिखा हुआ है सीमा विवाद। अगर शिवी पे अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवी अगर आपको पता है कि चित्तौड़ में, तो सीमा विवाद तो होने से रहा, उससे बहुत दूर पड़ जाता है। तो इसमें होगा चेदी आंसर। वैसे ऐसे नहीं भी पता हो इस तरह के प्रश्नों का जवाब, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के एनिमुलेट करके सही आंसर आप लगा सकते हैं। फिर मैंने बताया था आपको कि चेदी से थोड़ा विवाद होता रहता था, और एक इसके पास में एक शाल्व जनपद और था, उससे भी थोड़ा बहुत विवाद हो रहा था। ये तीनों आपस में ही थे, ये मतलब ये मत्स्य जनपद हो गया, ये चेदी जनपद हो गया, और यहाँ पे इस तरह से शाल्व जनपद हो गया। तो इन दोनों के विवाद आपस में चलते रहते थे। एक टाइम ऐसा भी आया जब चेदी जनपद ने मत्स्य जनपद को अपने अधीन कर लिया था ना, यानी जीत लिया था इसको, लेकिन थोड़े टाइम के लिए रहा, फिर उसके बाद में स्वतंत्र हो गया। ज़्यादा कुछ फिर उसके बारे में हमें प्रमाण मिलते भी नहीं है, और हमारे वैसे तो कुछ एक हैं फैक्ट्स तो, लेकिन आपके काम के हैं नहीं, तो बस जितना काम का उतना ही ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, चेदी। चेदी जनपद के साथ में इसके सीमा विवाद चलते रहते थे। आगे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ये रिपीट भी है, कई प्रश्न कई एग्जामों के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि जो मत्स्य जनपद था, महाभारत कालीन मत्स्य जनपद, उसकी राजधानी कौन सी थी। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप सभी को पता होगा। जांगल थी, कौशाम्बी थी, विराटनगर थी, या महेशमती साम्राज्यम, बाहुबली वो थी। ये भी राजधानी थी माहिष्मती। ये 16 जनपदों में से जनपद था। तो ये राजधानी हुआ करती थी, मतलब उज्जैन था, उसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, मतलब इस तरह तो अवंती, एक्चुअली अवंती, ध्यान आया, अवंती था। अवंती की नर्मदा से उत्तर और नर्मदा से दक्षिण 2 राजधानी, एकमात्र महाजनपद था ये अवंती। वो नर्मदा नदी जो है उसके उत्तर में जो था, उसकी राजधानी माहिष्मती थी, और इसके दक्षिण में जो था उसकी उज्जयिनी थी। इस तरह से थोड़ा उल्टा हो गया ये, दक्षिण में था उसकी राजधानी उज्जयिनी थी, और जो उत्तर में था, सॉरी जो उत्तर में था उसकी राजधानी, ये नॉर्थ है, साउथ ले लो। तो माहिष्मती जो बाहुबली के अंदर जो माहिष्मती आया है, एक्चुअली ये अवंती जो था उसकी कैपिटल हुआ करता ना, अवंती महाजनपद की। बहरहाल तो कौशाम्बी, कौशाम्बी भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कौशाम्बी भी क्या है, यूपी बिहार के आसपास का एरिया था। कौशाम्बी महात्मा बुद्ध से संबंधित है ये जिस स्थल, वो भी नहीं होगा। मत्स्य जनपद जांगल प्रदेश बीकानेर में पड़ गया, तो ये भी नहीं होगा। बच गए विराटनगर, ये बहुत आसान सा रिपीटेड है, आपको पता होगा। विराटनगर, या इसकी जगह पे एग्जाम में बैराठ भी आ जाता है कई बार, तो दोनों बात तो एक नहीं है, क्योंकि विराटनगर के अंदर बैराठ एक जगह है, या इसका जो तद्भव जो शब्द है विराटनगर का वो बैराठ है ना, विराट से बैराठ हो गया, ऐसा समझ सकते हैं। तो उसे थोड़ा एरिया थोड़ा छोटा पड़ेगा ये, लेकिन फिर भी अगर ये आ जाता है बैराठ या विराटनगर, तो आंसर इसका सेम ही होगा। ठीक है, राजा विराट का यहाँ पे शासन था महाभारत के समय, उस विराट के नाम से ही इसका विराटनगर नाम पड़ा। क्लास में भी मैंने समझाया था आपको, महाभारत के युद्ध में ये पांडवों की तरफ से लड़े थे, और युद्ध में लड़ते हुए इनको वीर गति प्राप्त हुई थी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, एग्जाम में पता नहीं पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन इनकी जो पुत्री थी उत्तरा, उसका विवाह अभिमन्यु से हुआ था। क्लास में भी समझाया था मैंने, बताया था आपको। इन दोनों के विवाह से जो बाय प्रोडक्ट पैदा हुआ, जो संतान पैदा हुई, सॉरी, उत्तरा का विवाह जो है अभिमन्यु से हुआ। इनकी जो संतान बाय प्रोडक्ट जो पैदा हुआ, वो पैदा हुआ परीक्षित। ये परीक्षित ही कालांतर के अंदर जब सब मरमुरा गए थे महाभारत के युद्ध में, तो फाइनली एक यही बचा था उनके वंश में से, पांडवों के बाद में, तो यही इसने ही क्या है, पांडु जो राज्य है उसको संभाला था, ये उसका उत्तराधिकारी बना था। तो उत्तरा जो है वो राजा विराट की बेटी थी, और परीक्षित क्या हुआ, इनका दोहिता हुआ था। ये कहानी है थोड़ा सा वैसे ही। तो विराटनगर इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। लौह युगीन
पुरातात्विक स्थल नगर का प्राचीन नाम निम्न में से क्या मिलता है? क्लास में समझाया था, मैंने बताया था आपको ना, मैंने कहा था छोटी मोटी कुछ साइट्स रह गई उसके बारे में फिर अब अपन थोड़ा देख लेते हैं। एक तो है खेरवाड़ा, एक है करकोटा, एक है अमरकोट, एक है नदुक्कड़। तो खेरवाड़ा तो मैं समझा चुका था आपको, ये तिलवाड़ा है बाड़मेर का सभ्यता स्थल, उसका पुराना नाम मिलता है ये खेरवाड़ा। ये खेड़गढ़ मिलता है, खेड़गढ़, खेरवाड़ा नहीं मिलता है, खेड़गढ़ मिलता है। तिलवाड़ा का प्राचीन नाम खेड़गढ़ मिलता है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। खेरवाड़ा तो अभी भी वर्तमान में है। अमरकोट जैसा कोई नाम नहीं, नदुक्कड़ जैसा कोई नाम नहीं। इसका सही आंसर है करकोटा। नगर का जो प्राचीन नाम जो मिलता है साहित्यों के अंदर, वो करकोटा मिलता है। ठीक है, ये पुरातात्विक स्थल है नगर। कहाँ पे स्थित है ये नगर? एक नगरी है और एक नगर है। नगर तो भाई साहब स्थित है अपने टोंक में, और नगरी तो है अपने, कौन सी नगरी? वीरों की भूमि, तौड़, तौड़ के अंदर पड़ता है ये। चलो आगे चलो। निम्न में से कौन सा स्थल मालव जनपद की राजधानी था? मालव जनपद से संबंधित मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे मालव जनपदस प्राप्त हुआ है एक मुद्रा के ऊपर, हवन कुंड के पास में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। कौन सा स्थल है वो? तो इस तरह से जो सिक्का मिला था वो तो हमें रैंड से मिला था, ठीक है ना। राजधानी कौन सी थी? प्राचीन भारत का टाटा नगर रैंड को कहा गया। तो अपन बात करते बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब जरूर होगा ये। तो नगरी चित्तौड़ में है, कुशखेड़ा ये भी टोंक में है, रैंड भी टोंक में है, नगरी भी टोंक में। ये तीनों के तीनों स्थल जो है ये 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 तीनों के तीनों टोंक के अंदर पड़ते हैं। तो रैंड इसका आंसर नहीं होगा। इसमें कंफ्यूजन बस दो ही होता है यहाँ पे, रैंड में या नगरी में, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो। क्योंकि नगरी और नगर इस नाम में कंफ्यूजन हो जाता है ना। और रैंड के अंदर ज़्यादा पाएगा तो रैंड ही लगा देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, नगर। नगर जो जनपद, जो नगर जो स्थल है, सभ्यता स्थल, वो मालव जनपद की राजधानी था। इसके प्रमाण मिले हुए हैं और ये ऑथेंटिक बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। चलो जी, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुई है, वो है सिंहावरुड देवी दुर्गा का प्राचीनतम अंकन। सिंहावरुड मतलब शेर के ऊपर सवार। वो प्राचीनतम अंकन प्राप्त हुआ है उत्खनन से नगर के अंदर। तो वो कौन सी काल का सर्वोत्तम उदाहरण है, या कौन से काल से संबंधित है? शुंग काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है, उत्तर गुप्त काल से संबंधित। तो नगर के उत्खनन से जो हमें देवी दुर्गा प्राप्त हुई है, मतलब इस तरह से कोई प्रण मूर्ति टाइप की है, उसके ऊपर अंकन किया हुआ है। तो वो हमें कौन से काल का अच्छी कला का परिचय करवाता है? ये शुंग काल है। शुंगकालीन कला का हमें जो उत्तम स्तर है उसका परिचय करवाता है। और ये कहाँ से मिला है? नगर। ये घुमा फिरा के कहीं से भी पूछा जा सकता है। नगर कहाँ है? टोंक में है साहब। कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, चीज़ों को याद रखना आपका काम है। अपन बस बार 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 घुमाते रहते है ना। और जब मैं बोला करूँ ना, आप तो अपने हिसाब से कमरे में क्लास ले ही रखे होंगे, तो अपने मन में ही जोर जोर से बोला करिए। अगर कोई आसपास नहीं तो वैसे वैसे जोर जोर से बोल लो, तो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। क्लासरूम के अंदर तो ना ठीक रहता है, आप बुला लेते हैं बार बार, बताओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, एक चीज़ को उल्टा सीधा करा करके तो याद हो जाता है हाथ के हाथ। और याद करना ही आपका काम है। याद करोगे, एग्जाम के अंदर टिक मारोगे, सिलेक्शन ले लोगे, जय राम जी। फिर चाहे कोई कहीं पे भी हो, कैसे ही हो, सामान्य जीवन में तो आपके कोई काम का नहीं रहा। साल डेढ़ साल अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपके दिमाग से थोड़ा सा विस्मृत हो जाएगा, भूल जाओगे आप। अगर आप कंटिन्यू आगे और बड़े एग्जामों की तैयारी करोगे तो चलता रहेगा ये। याद करना आपका काम है, तो खुद दोहराते रहा करो बार बार। मैं खुद ही घुमा फिरा के पूछता रहता हूँ वैसे तो आपसे, पर अब क्लासरूम में हो नहीं आप लोग तो क्या करें।
चलो जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमारे पास में। 1000 ईसा पूर्व की महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुई? मैंने बताया था इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व का मतलब ये हो गया 2000, आज के 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी, है ना। इसका मतलब ये, वैसे जब अपन देखते हैं तो जो देवी शक्ति की जो उपासना है वो शाक्त धर्म के अंतर्गत या इस तरह से शुरू होती है। ये शक्ति धर्म को शाक्त कहा गया और इस तरह से ये पंथ चला, फिर इसमें थोड़ा तंत्र मंत्र भी घुस गया बाद में जाकर के, इससे कुछ उपभाग भी हो गए। लेकिन ये इतना पुराना नहीं है, 1000 ईसा पूर्व पुराना ना, 1000 ईसा पूर्व पुराना नहीं है। ये लगभग क्या है, आपको 600 से 700 ईस्वी के आसपास मिल जाएगा ये। लेकिन फिर भी महिषासुर मर्दनी की इतनी पुरानी मृण मूर्ति प्राप्त होना किसी स्थल से, ये अपने आप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह की चीज क्या कहीं और नहीं मिलती, इसलिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ जरा बताओ जरा। रैन से, नगर से, नगरी से या खुशखेड़ा से? ऑप्शन वही के वही सेम है, लेकिन आंसर इसका अलग हो जाएगा। खुशखेड़ा जो है टोंक का, वो इसीलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, मैंने बता दिया था आपको क्लास में, इसीलिए इसको मेंशन भी किया था अलग से। इससे ये जो है ये वाली चीज प्राप्त हुई है, महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिस जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, आज से 2000 वर्ष पुरानी। आज से तो इस तरह से 1000 ईसा पूर्व की तो 3000 ईस्वी हो गई ना, इस तरह से। तो सवाल कैसे भी तरह के घुमाया जा सकता है, उसमें मैंने इस तरह से लिखा था आपने 1000 ईसा पूर्व, तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सभ्यता स्थल नलियासर, जब ये आया था मैंने कहा था ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये इतना पता करना है कि ये है कहाँ पे, है ना। सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं कि नलियासर निम्न में से किस जिले में है। अगर पूछा तो सीधा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। फिर थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया लगाएंगे, टिक मारेंगे, गलत कर देंगे। अलवर से, सीकर से, झुंझुनू से, जयपुर से, कौन सी जगह से? नलियासर जो है किससे संबंधित है या किस जिले के अंदर स्थित है? जयपुर में है, झुंझुनू में है, सीकर में है या अलवर में है? तो नलियासर जो है ये सांभर के पास में, लगभग सांभर से 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक तरीके से सांभर ही मान लीजिए आप। सांभर जयपुर में पड़ता है। इसका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट। संस्कृत साहित्य के अंदर शब्द आया है नड्डुल, है ना। ये किस सभ्यता स्थल के लिए प्रयोग में लिया गया है? नड्डुल। ये शब्द क्यों आते हैं, ये प्रश्न क्यों आते हैं, क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी प्राचीनता कितनी है, कितनी पुरानी है, कहाँ कहाँ पे उसके उल्लेख हैं, खोजा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान में से ही 1 नवंबर 1956 जो है उसका पुनर्गठन हुआ और राजस्थान बन गया। उससे पहले क्या राजस्थान में कोई अस्तित्व नहीं था? बिल्कुल था। इतनी सारी रियासतें थी, है ना, रियासतें विभाजित हुई। उससे पहले क्या कुछ अस्तित्व नहीं था? बिल्कुल था। ये वर्धन वंश के अंतर्गत या गुप्त काल, गुप्तों के अंतर्गत, मौर्य, गुप्त और मौर्य, है ना, गुप्त काल और मौर्य काल के अंतर्गत तो ये क्या है, इन साम्राज्यों की अधीनता, इसके तो स्पष्ट प्रमाण हमें मिलते ही मिलते हैं। और इससे पहले की भी हम प्रमाण ढूंढते हैं, तो इसकी प्राचीनता का हम उल्लेख करते हैं, तब हम देखते हैं कि कहाँ फैक्ट कहाँ कहाँ तक जाते हैं। तो संस्कृत के अंदर नड्डुल जो शब्द आया वो किस जगह के लिए आया? ये भी एक सभ्यता स्थल है। कौन सा? ये नगरी है, नगर है, नाडोल है, इन तीनों में से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है नाडोल। ठीक है, चलो। अब देखो, निम्न में से किस स्थल के उत्खनन से एक मिट्टी के बर्तन पर शाल भंजिका का अंकन प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार का अब तक का सबसे प्राचीन अंकन माना जाता है? यानी कि क्लास में बताया था मैंने आपको कि ये शाल भंजिका का जो अंकन है, ये इससे पहले कहीं से भी मिला है तो वो पत्थर पे मिला है, प्रस्तर पे मिला है ना। मिट्टी के ऊपर मिलने वाला ये एकमात्र है और सबसे प्राचीन है। इस स्तर से जो खोजा गया है वो मिट्टी के ऊपर शाल भंजिका का अंकन जो है
वो अब तक का सर्व प्राचीन है। तो ये कहाँ से मिला है? रैंड, नगर, नगरी या नाडोल? नाडोल से संबंधित प्रश्न पिछला था, ऐसे भी आप लगा सकते हो। इनके बारे में तो अपन ने कर लिया है, अभी ये चल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाडोल। भूलना मत इसको, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको प्रश्न के रूप में एग्जाम में नहीं दिखाई दी हैं अब तक, लेकिन ये फ्रेश चीज़ें हैं जो अब पूछी जा सकती हैं। फ्रेश वैसे तो नहीं उत्खनन किए तो बहुत टाइम हो गया, और इनको हुए भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा नया बन जाता है। रिपीट कितना ही पूरा पेपर थोड़ा ना रिपीट किया जाता है, कुछ ना कुछ हमेशा नया आता है। तो ये नए फैक्ट हैं, तो ध्यान रखिएगा। नाडोल है जहाँ पे शाल भंजिका की अब तक की सबसे प्राचीन मिट्टी पर अंकन किया हुआ प्राप्त होता है, वो कहाँ से? नाडोल से प्राप्त होता है। अच्छा, एक सवाल और देखिए, गुप्तकालीन, इस प्रश्न को ऐसे पढ़िए आप, गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का राजस्थान में भंडार निम्न में से किस स्थान से मिला है? सोने के बारे में बात है तो थोड़ा सा पी ले लो। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का राजस्थान में भंडार निम्न में से किस स्थान से मिला है? सुखपुरा, बयाना, नाडोल, ए एवं बी। अच्छा हाँ, ये जो प्रीवियसली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा स्लिप हो रहा था जो, ये जो मैं आपको खुशखेड़ा बताया, मैं बोल रहा था आपको टोंक में है, टोंक में है, मैं थोड़ा सा दिमाग में ये इस तरह से था ये, अ, जो अभी आपके सामने ऑप्शन आया है ये सुखपुरा, ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में था, और मैंने बाई मिस्टेक आपको खुशखेड़ा टोंक के लिए कह दिया। टोंक में नहीं है, ये भिवाड़ी में है ना, आप सब जानते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे, है ना, इन्वेस्टमेंट जोन है ये खुशखेड़ा। तो खुशखेड़ा जो भिवाड़ी के अंदर है, टोंक में नहीं है। बाई मिस्टेक थोड़ा सा दिमाग में कुछ और बैठा होता है, कभी कभी वही रिपीट होता रहता है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। यहाँ मैंने बताया था कि ये टोंक के अंदर है, टोंक में नहीं है, ये भिवाड़ी में, ध्यान रख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अपने इस सवाल के ऊपर चलते हैं। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का राजस्थान में भंडार निम्न में से किस स्थान पे मिला है? सुखपुरा से, बयाना से, नाडोल से, या फिर ए एवं बी दोनों से? तो मैं बताऊं आपको, राजस्थान के अंदर गुप्तकालीन जो सोने के सिक्कों का भंडार, जो सबसे बड़ा वो जो भंडार मिला है, वो बयाना भरतपुर से मिला है ना। उसके बाद में सुखपुरा से भी सोने के सिक्कों की प्राप्ति हुई है, 40 से ज्यादा सोने के सिक्के यहाँ से प्राप्त हो गए हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए एवं बी दोनों ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा, राजस्थान में सबसे बड़ा, अगर ये पूछा जाता आपसे, तो सबसे बड़ा भंडार तो बयाना हो जाता, आंसर इसका बी हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ दे नहीं रखा, ऑप्शन भी दे रखा है ए एवं बी दोनों, तो दोनों से ही प्राप्त हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। बयाना के अंदर लार्जेस्ट मिला है, सबसे बड़ा। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखिए, मैंने सभ्यता स्थल के बारे में बताया था कि इनका बस नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, कौन से जिले के अंदर है ना, बस इतना ही पता करना है आपको। ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो जो युग्म है, एक दो तीन में से, जो सही रूप से सुमेलित है। एलाना कहाँ पर है? जावर कहाँ पर है? सोथी कहाँ पर है? इनके सामने जो दिखा है एलाना गंगानगर, क्या ये सही है? जावर उदयपुर, क्या ये सही है?
चौथी चित्तौड़ के अंदर, क्या ये सही है? हम्म। बस इनका इतना ही काम था, ज़्यादा कुछ इसके बारे में फैक्ट है नहीं। तो कभी इस तरह से मैंने कहा था कूट मिलाओ के बारे में सवाल पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा सरसरी निगाहों से एक बार देखना होता है कि कौन सा कहाँ पर है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जावर तो है ही उदयपुर के अंदर। तो कौन सा सही युग में सुमेलित है, तो जिसके अंदर दो है वो आपको देखना है। कि ये अब बेटा अब आंसर पता लग गया हमको कि दो या तीन में से होगा, है ना। तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया, ये सही है। अब पता लगाना है कि तीसरा सही है या नहीं है। अब यहाँ पे 50-50 का ऑप्शन चला जाता है। ऐसे टाइम पे आपको क्वेश्चन को छेड़ देना चाहिए, टिक मार देना चाहिए। अब 50-50 है ना, पता नहीं आपको नहीं पता, मान लिया या तो दो होगा या दो या तीन होगा। तो कौन सा सही है आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने बताया आपको कि एनिमिलेशन प्रोसेस या लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपन देखते हैं, अगर आप 50-50 पे पहुंच जाते हो तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। अगर आप ऐसा है कि एक क्वेश्चन को एनिमिलेट कर दिए, तीन बच रहे हैं, तब भी आपको क्या लग रहा है कि क्वेश्चन मैंने बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं मेरे और थोड़ा सा रिस्क हो रहा है, तब भी आप ऐसी सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। किसी के हाथ पैर ही पता नहीं है, हल्का फुल्का भी कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दो, फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन 50-50 पे पहुंच गए तो फिर तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ बी होगा, सी होगा, केवल दो। ठीक है, चलिए। कर्नल हैंडले, इसमें आ गई विदेशी ताकतों का हाथ फिर से। इसके द्वारा निम्न में से किस सभ्यता स्थल की खोज की गई है? सांभर, जोधपुरा, नाडोल या सौंथी? सांभर, प्रॉपर सांभर। पहले तो नलियासर हमने देखा है ना, वो अलग साइट है, और सांभर जो है वो अलग साइट है। हालांकि नलियासर है सांभर के पास में ही, दोनों के दोनों जयपुर में ही हैं, लेकिन सांभर की भी उत्खनन किया गया है। तो 1884 के अंदर, काफ़ी पहले 1884 के अंदर कर्नल हैंडले ने इसकी उत्खनन किया था सांभर का। फिर उसके बाद में फिर छोड़ दिया गया इसको। फिर 1936 से 38 के बीच में दयाराम सानी जी जो हैं, इन्होंने बहुत सभ्यता स्थलों की उत्खनन किया है इन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका। उसके बाद में फिर दयाराम सानी जी ने इसका उत्खनन किया था, है ना। तो कर्नल हैंडले किससे संबंधित है? सांभर से संबंधित है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। निम्न में से वह एकमात्र सभ्यता स्थल कौन सा है जहां उत्खनन से मृद पात्र में काली मिट्टी पाई गई है? एकमात्र। अभी एकमात्र समझ रहे हो आप ना, लौह काल से संबंधित या उससे पूर्व या ताम्र पाषाणी कैसे भी तरीके से काम में काली मिट्टी का पाया जाना, है ना। राजस्थान के अंदर एकमात्र वह स्थल जहां से काली मिट्टी पाई गई है। राजस्थान में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। काली मिट्टी बेसिकली क्या है ना, कि जो लावा, जमीन के अंदर से जो जल लावा निकलता है, उससे संबंधित होती है ये। उसके ठंडा होने से ही ये मिट्टी बनती है। कपास के लिए काफ़ी बढ़िया मिट्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नमी काफ़ी टाइम तक रहती है। तो ये चावल ना, उसकी खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है काली मिट्टी। अब इससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि यार अगर मान लो इसमें ये नाम नहीं होते, जिस जिलों के नाम लेते, तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते थे कि चावल और कपास की खेती राजस्थान में किस जगह पे होती है, किस एरिया में होती है। हनुमानगढ़, गंगानगर में। तो सांबर कहाँ है? जयपुर में नहीं होगा। जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में नहीं होगा। नाडोल कहाँ है? जालौर में नहीं होगा। बच गया क्या? बरौर। अब आपको नहीं पता है बरौर, मान लो नहीं पता आपको कहाँ है, तो भी आंसर इसका एनिमिलेशन से लग जाएगा, गंगानगर के अंदर है। एकमात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एकमात्र स्थल है ये जहाँ से उत्खनन के अंदर मृद भांडों पे काली मिट्टी पाई गई है। मृद भांडों के अंदर काली मिट्टी पाई गई है। ठीक है साथियों, तो बस आज के लिए इतना ही। आपने देखा है वीडियो यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो पसंद ही आया हो तो लाइक वाइक ठोक दो।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मित्रों सहपाठियों के साथ इसको शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो बिल्कुल जेन्युइन रेट के ऊपर स्टडी बिल्डर के ऐप के ऊपर सब अवेलेबल है, तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए एनरोल हो जाइए। ज़्यादा कुछ कुछ नहीं, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है और बिल्कुल टाइम टू टाइम सब रेगुलर क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे, बिना समय गवाए हुए अपना एनरोल हो जाइए। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।